Hello student, good afternoon. Now we are going to start in this lecture bricks. जो भी आपका ब्रिक का लेक्चर होगा ये 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो 1 और वीडियो 2। तो हम वीडियो के मतलब ब्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रिक होता क्या है, ब्रिक का यूज कैसे करते हैं, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ब्रिक की बहुत सारी टेस्टिंग होती है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। और ब्रिक के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब ब्रिक की जो मेसनरी चिनाई होती है, चिनाई में कैसे कैसे इनका यूज होता है। इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ब्रिक में हेडर होता है, स्ट्रेचर होता है, ठीक है, किंग क्लोजर होता है, क्वीन क्लोजर होता है, इनके बारे में सब हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर दोनों मिला करके, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम पहले ब्रिक के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। जो आप ब्रिक होता क्या है, ब्रिक का जो यूज होगा वो इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए होता है। किसी भी संरचना को बनाने के लिए हम ब्रिक का यूज करते हैं, या रोड कंस्ट्रक्शन का जब कार्य करते हैं, रोड में जब शोल्डर बनाते हैं, रोड के किनारे जो शोल्डर होता है, रफनेस होता है, वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ब्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फर्श बनाते हैं, वहाँ पे भी हम ब्रिक का यूज करते हैं। ब्रिक के छोटे छोटे टुकड़ों का यूज करते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड लेवल पे होता है, प्लिंथ के पास होता है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका ब्रिक का यूज कहाँ पे होता है, सड़क में, रोड में होता है, ब्रिज में भी यूज करते हैं। ब्रिज का मतलब कलवर्ट मतलब क्या होता है, पुलिया होता है। पुलिया और पुल दोनों अलग अलग होते हैं। कलवर्ट और ब्रिज ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लो कोई भी मेरे पास स्पैन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी अगर स्पैन 6 मीटर तक है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कलवर्ट कहलाता है। अगर स्पैन की लंबाई ग्रेटर देन 6 मीटर है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रिज कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। अब देखो ब्रिक का यूज, जो मेरा ब्रिक का यूज है वो कहाँ कहाँ पर है। पहला मेसनरी वर्क, चिनाई कार्यों में ब्रिक का यूज होता है। सेकंड आपका कहाँ पे होता है, सड़कों की सोलिंग में। सोलिंग का मतलब होता क्या है, पहले ये आप जानिए। सोलिंग का मतलब ये होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोड जो बनता है वो 4 लेयर में बनता है। कितने लेयर में बनता है, 4 लेयर में। नीचे मेरे पास क्या होता है, सबसे नीचे सब ग्रेड होता है, सब ग्रेड में क्या होता है, यहाँ पे सॉइल होता है। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो क्या होता है, जीएसबी होता है, ग्रेनुलर सब बेस होता है। अगर इसके ऊपर आप जाएंगे तो क्या होता है, WBM वाटर बाउंड मैकेडम होता है। इसके ऊपर जब जाएंगे तो क्या होता है, DBM होता है। तो सोलिंग आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टोन की छोटी छोटी गिट्टियाँ होती हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक की छोटी छोटी गिट्टियों का यूज कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलिंग बोलते हैं, ठीक है। कभी आप देखेंगे जब फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, जब फाउंडेशन यानी कि जब नींव बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉलम हो गया। जब नींव बनाते हैं ना, तो नींव के नीचे हमको क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी गिट्टियाँ बिछा करके, किसकी, ब्रिक की छोटी छोटी गिट्टियाँ बिछा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक तरफ से सोलिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। तो सोलिंग का कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो भी ऊपर से लोड आएगा वो सोलिंग क्या करेगा, लोड को बियर करेगा, उसके बाद नीचे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये आपका सोलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, भवन गोदाम के फर्श बनाने में। जनरली आप लोग देखे होंगे कभी भी या कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी आप देखेंगे, जब भी आपका बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग बनाते समय क्या होता है, आपके पास एक होता है ग्राउंड फ्लोर। क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है, हम छोटी छोटी गिट्टियों का यूज करके प्लिंथ यानी कि फर्श बनाते हैं, ठीक है। और ये फर्श होता कहाँ, किनके बीच में है, आप देखना, ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच में जो हमारे पास थिकनेस होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे की तरफ मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने के बाद उसका कॉम्पैक्शन करते हैं, सॉइल डालते हैं, सॉइल डालने के बाद कॉम्पैक्शन करते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ईंट की छोटी छोटी रोड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी मतलब टुकड़ों में गिट्टियाँ होती हैं ईंट की, उसको हम क्या करते हैं,
डालते हैं और डालने के बाद क्या करते हैं, इसका कॉम्पैक्शन करते हैं, तब जा करके क्या होता है, एक बेस तैयार होता है। ये बेस तैयार होने के बाद इसके ऊपर सीमेंट कंक्रीटिंग कर देते हैं। वो हमारा सीमेंट कंक्रीटिंग करने के बाद क्या होता है, एक आपका अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल, यानी कि फर्श तल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भवन तथा गोदाम के फर्श बनाने के लिए ब्रिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, आप देखे होंगे कभी भी रोड पे जाइएगा तो आपका जो मेन रोड का जो ये आपका रोड की जो चौड़ाई होगी वो कुछ ना कुछ होगी। चौड़ाई के बाद क्या होता है, बीच में जो शोल्डर होता है 2.5 मीटर का, वहाँ पे क्या होता है, या तो मेरे पास केवल मिट्टी को कॉम्पैक्ट करके शोल्डर बना दिया जाता है, या ब्रिक का यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ चौड़ाई की हम क्या करते हैं, पट्टी देते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, गाड़ी को हम आसानी से पार्क कर सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रिक की शोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, शोल्डर कहलाता है, ब्रिक का शोल्डर। ब्रिक जब यूज करेंगे तो ब्रिक का शोल्डर, अगर सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे तो सीमेंट कंक्रीट का शोल्डर। ज़्यादातर आप ये भी देखते होंगे बहुत जगह पार्किंग में भी क्या करते हैं, ब्रिक का हम यूज करते हैं। और जो रोड हमारे पास बनता है, जिसको हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं, हमारे पास गाँव में भी रोड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं खड़ंजा बोलते हैं ना गांव में, वहाँ पे भी क्या होता है, ब्रिक का यूज होता है। ब्रिक मतलब ईंट का यूज करके हम क्या करते हैं, रोड बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सड़क में ब्रिक का यूज, ईंट का यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मेरे पास ब्रिक होता है, ब्रिक के बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। इन्हीं जो ब्रिक होते हैं, ब्रिक बनता किससे है, मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। वो आपके पास इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, जैसे सिलिका हुआ, आपका एल्यूमिना हुआ, आयरन ऑक्साइड हुआ, चूना हुआ, मैग्नीशिया हुआ, ठीक है। इनकी अलग अलग परसेंटेज होती है। सिलिका की जो मात्रा होती है ईंट में वो 60%, एल्यूमिना की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 20%, आयरन ऑक्साइड यानी कि गालक जिसको बोलते हैं फ्लक्स 3 से 4%, चूने की मात्रा 2 से 3%, मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड इसकी मात्रा कितनी होती है, आपके पास 1% होती है। अब ये जानते हैं कि इनका काम क्या है। जो आपके पास सिलिका है, सिलिका का मेन काम क्या होता है, ईंट को उचित आकार में ढालने का काम करता है। क्या करता है, ईंट को उचित आकार में ढालने का काम क्या करता है, सिलिका करता है। और ये स्ट्रेंथ, सामर्थ्य प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ईंट को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, हार्डनेस यानी कि कठोर बनाता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ईंट के ये कोने होते हैं, कोनों को क्या करता है, अच्छा एकदम मतलब जो कोने होने चाहिए वो एकदम शार्प होने चाहिए। जो ये कोने होते हैं ना ईंट के, वो क्या होने चाहिए, पूरी तरह से शार्प होने चाहिए, ठीक है। और अगर देखा जाए सिलिका की मात्रा अगर अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अगर अधिक होगी तो मेरे पास जो ईंट होगा, ईंट क्या होता है, भंगुर हो जाएगा, ब्रिटाइल हो जाएगा, यानी कि जल्दी से टूट जाएगा। अगर उसको तोड़ोगे तो जल्दी से टूट जाएगा। अगर सिलिका की मात्रा ईंट में ज़्यादा होगी तब। अगर सिलिका की मात्रा ईंट में कम होगी तो हमारे पास क्या होगा, जो प्लास्टिसिटी की गुण होगी ईंट की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिलिका में 2 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपको इम्पॉर्टेंट ही है कि सिलिका की मात्रा ईंट में क्या है, उचित आकार में ईंट को ढालता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कठोरता प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोने जो होते हैं वो शार्प होने चाहिए। सिलिका की मात्रा अगर अच्छी है तब, सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होने पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपके पास ब्रिक है वो ब्रिटाइल हो जाएगा। और अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो ब्रिक की जो प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, सुघट्यता, क्ले में सुघट्यता का गुण होगा, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, अच्छे तरीके से एक ब्रिक प्राप्त होगा जब उसकी मोल्डिंग करेंगे तब। तो सिलिका की मात्रा जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एल्यूमिना। एल्यूमिना की मात्रा क्या होती है, जब हम ईंट को जलाते हैं ना, जब ईंट को जलाते हैं एल्यूमिना में तो क्रैकिंग, दरार आ जाता है। ईंट में क्या होता है, कहीं कहीं दरार आ जाता है। और वार्पिंग, क्रैकिंग और वार्पिंग, वार्पिंग का मतलब मरोड़, दरार और मरोड़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्ले में, मिट्टी मतलब क्ले में या ईंट में अगर बात करें तो एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है। एल्यूमिना की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है आपके पास, एल्यूमिना की जो मात्रा होती है आपके पास वो होती है 20% होती है, ठीक है। और एल्यूमिना
की मात्रा अगर कम होगा तो प्लास्टिसिटी की जो गुण होगी, एल्यूमिना की मात्रा अगर कम होगी तो प्लास्टिसिटी की जो गुण होगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है। और एल्यूमिना का काम क्या होता है, एल्यूमिना जो होता है वो बालू के कण यानी कि जो भी सिलिका पार्टिकल होते हैं ईंट में उनको क्या करता है, बांधने का कार्य करता है। ये आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिना हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फेरस ऑक्साइड यानी कि लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड की मात्रा ईंट में 3 से 4% तक पाई जाती है। लौह ऑक्साइड का काम क्या होता है, ईंट को कलर प्रदान करने का कार्य करता है। कलर प्रदान करता है, कौन सा कलर, रेड कलर प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड सामर्थ्य भी प्रदान करता है। अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे पास ईंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, काला या बैंगनी रंग का हो जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर ईंट में ज़्यादा या कम हो जाती है तो मेरे पास ईंट का जो कलर होगा वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है या बैंगनी हो जाता है। ये आपका क्या था, एल्यूमिना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइम, चूना। चूना आप अभी पिछले वीडियो में देखे होंगे, चूने का काम क्या होता था, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का यूज़ होता था प्लस क्ले। तो यहाँ पे ब्रिक में भी क्या होता है, चूने का यूज़ होता है। चूने का कार्य क्या होता है, चूने का कार्य होता है हार्डनेस यानी कि ब्रिक को कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। चूने की मात्रा अगर अधिक होती है तो ब्रिक आपके पास क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ब्रिक में क्या हो जाएगा, विकृति आ जाएगी, टेढ़ापन आ जाएगी। यानी कि टेढ़ापन कहने का मतलब ये है कि ब्रिक की जो साइज है या शेप है उसमें क्या हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या होगा, चूना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कहिए या मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जो MgU है ये जब आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको कौन सा रंग प्रदान करता है, लाल चेरी रंग प्रदान करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब लौह ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो कौन सा रंग प्रदान करता है, रेड चेरी, लाल चेरी रंग प्रदान करता है। ठीक है। और मैग्नीशिया की मात्रा अगर ईंट में अधिक होती है तो ईंट आपका क्या हो जाएगा, पीला हो जाता है। अगर मैग्नीशिया की मात्रा ईंट में कम हो जाती है तो आपका कौन सा रंग प्रदान होता है, काला रंग प्रदान होता है। मैग्नीशिया की मात्रा अधिक होने पर ईंट में पीलापन आ जाता है एवं कम होने पर काला आ जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या था, मैग्नीशिया, लाइम, एल्यूमिना, सिलिका। ठीक है। इनके बारे में था पूरा डिटेल। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, तो ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा। जैसे साइट सिलेक्शन ऑफ प्लेस यानी कि हमको उस जगह का चयन करना पड़ेगा जहाँ से हम मिट्टी प्राप्त करेंगे। ठीक है। फिर उसकी वहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्लीनिंग करने के बाद उसकी डिगिंग, खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करने के बाद वहाँ से मिट्टी को निकालना पड़ेगा, वेदरिंग करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं तो उनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक होता है वो कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसे होती है, पहले हम क्या करते हैं, अनसॉइलिंग करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद वेदरिंग का कार्य करते हैं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ऋतु क्रिया। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ऋतु क्रिया। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, सम्मिश्रण। ब्लेंडिंग का मतलब सम्मिश्रण होता है। उसके बाद टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, गुथाई का कार्य करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मोल्डिंग का मतलब ढलाई, किसी सांचे में ढालेंगे इसको। ड्राई का मतलब क्या करते हैं, सुखाना। उसके बाद हम क्या करते हैं, बर्निंग, इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। इतना कार्य करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में। पहले क्या करते हैं, अनसॉइलिंग, उसके बाद डिगिंग, क्लीनिंग के बाद वेदरिंग के बाद ब्लेंडिंग, उसके बाद टेम्परिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग और बर्निंग। ये होता कैसे है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अनसॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ से हमको सिंपल सा ये है, अनसॉइलिंग का मतलब ईंट बनाने के लिए हमको मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी को हमको जहाँ से मिट्टी लेनी होगी वहाँ की जगह को हम क्या करेंगे, अनसॉइलिंग यानी कि सॉइल का चयन करेंगे। या जो भी मेरे पास सॉइल होगा ऊपर का, यानी कि हमारे पास सबसे ऊपर टॉप लेयर में क्या होता है, अर्थ सरफेस होता है, वहाँ से सॉइलिंग को कम से कम
20 सेंटीमीटर के नियर अबाउट क्या करते हैं, हटाते हैं। 20 सेंटीमीटर के नियर अबाउट हटाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे डिगिंग खुदाई का कार्य करते हैं। खुदाई का कार्य आपका 1 से 1.5 मीटर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जब खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद क्या होगा, हमको बहुत सारी मिट्टियाँ प्राप्त होंगी। खुदाई के बाद क्या होगा, बहुत सारी हमको क्या होंगी, मिट्टियाँ प्राप्त होंगी। जब मिट्टी प्राप्त होगा तो मिट्टी में हो सकता है कुछ लम्स, मिट्टी में हो सकता है क्या, कुछ लम्स हो। लम्स का मतलब ढेले, या हो सकता है घास फूस हो, या हो सकता है क्या हो, घास फूस हो। तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जा कर के हमको प्रॉपर से मिट्टी मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिगिंग करने के बाद जो भी सॉइल, जो भी मेरे पास मिट्टी प्राप्त होगा उसमें लम्स ढेले होंगे और घास फूस होंगे, इनकी क्या करनी पड़ेगी, हमको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इनकी CLEANING, इनकी CLEANING, इनकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लीनिंग करने के बाद क्या होगा, जो भी हम सॉइल निकाले हैं उस सॉइल को हमको क्या करना पड़ेगा, वेदरिंग करना पड़ेगा। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ऋतु क्रिया। ऋतु क्रिया होगा कैसे, जैसे हम बात करें जो भी मेरे पास सॉइल पार्टिकल है ज़मीन से निकाले हैं, वो हमारे पास क्या है, सुघट्य है। वो क्या है, मेरे पास सुघट्य है। एक तरफ से देखा जाए सुघट्य है। सुघट्य का मतलब वो कॉम्पैक्ट है, पूरी तरह से कॉम्पैक्ट सॉइल है ना, क्योंकि अर्थ सरफेस के कुछ नीचे है, 1 से 1.5 मीटर नीचे या 2 मीटर जो भी मेरे पास क्या है सॉइल है, उसको जब खुदाई करके ऊपर की तरफ लाएंगे तो वेदरिंग करना पड़ेगा। वेदरिंग का मतलब ये होता है जो भी कॉम्पैक्टेड सॉइल है उसको हम वेदरिंग इसलिए करते हैं ताकि उसकी प्लास्टिसिटी, सुघट्यता में क्या किया जाए, सुधार लाया जा सके। वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। और वेदरिंग का मेन पर्पस ये भी होता है कि उसमें से जो भी मॉइस्चर हो वो क्या हो जाए, आसानी से रिमूव हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग के बाद क्या होता है, आपका ब्लेंडिंग, सम्मिश्रण आता है। सम्मिश्रण में आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्ले है, मतलब मिट्टी है, मिट्टी को हमको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी का यूज़ हम ईंट बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ईंट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। क्ले की टेस्टिंग करते हैं कि क्ले में हमारा जो सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, लाइम, ETC, ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये उपस्थित हैं कि नहीं। अगर टेस्टिंग में ये पता चलता है कि इन ग्रेडिएंट में से कुछ ग्रेडिएंट की कमी है तो उस ग्रेडिएंट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये जो भी ग्रेडिएंट की कमी होगी इस ग्रेडिएंट को पूरा करने के लिए इनका हम इसमें क्या करेंगे, क्ले में मिश्रण करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के बाद तब जा कर के क्या होगा, मेरे पास प्रॉपर तरीके से एक क्ले मिलेगा, जिस क्ले में क्या होगा, मेरे पास सिलिका भी होगा, एल्यूमिना भी होगा, आयरन ऑक्साइड भी होगा, मैग्नीशिया भी होगा और लाइम भी होगा, ठीक है। ये सब जब सारी चीज़ें, ये सारी जब इंग्रेडिएंट होंगी तब जा कर के हमारा जो ब्रिक तैयार होगा वो बहुत अच्छा ब्रिक तैयार होगा, जिसमें प्रॉपर शेप होगा, प्रॉपर साइज होगा, कोने अच्छे होंगे, उसकी हार्डनेस अच्छी होगी, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ब्लेंडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका टेम्परिंग करेंगे, गुथाई करेंगे। गुथाई का मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्ले मिल गया, क्ले में पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद प्रॉपर तरीके से उसकी गुथाई करेंगे। गुथाई करने का जो प्रोसेस होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो मेरा क्या होता है, हैंड मिक्सिंग होता है, हाथ से मिक्स करते हैं, हैंड बोल सकते हैं, या मैनुअल मिक्स कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या आता है, मशीनरी, हैंड बोल सकते हैं, या 2 आपके पास होता है। एक तो मैनुअली होता है, हम लोग कर सकते हैं, दूसरा मशीनरी क्या होता है, टेम्परिंग होता है, गुथाई करते हैं। गुथाई करने के बाद क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग का मतलब एक मेरे पास क्या होता है, सांचा होता है। सांचे में क्या करते हैं, ईंट क्ले को डालते हैं और डालने के बाद प्रॉपर साइज देते हैं। जो आपके पास ये मोल्डिंग होगा, जो आपके पास मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सांचा, ठीक है। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सांचा। सांचे की जो साइज़ होती है ब्रिक की साइज़ से 10% एक्स्ट्रा या थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली जाती है। क्यों? क्योंकि जब ईंट को जलाते हैं तो जलाते समय क्या होता है, ईंट में कुछ न कुछ श्रिंकेज, सिकुड़न होता है, जिसके कारण उसकी साइज़ में कमी होती है। इसलिए जो भी सांचा लेते हैं वो ईंट की साइज़ से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। जो मोल्ड साइज़ होता है वो साइज़ किसका हो सकता है,
लकड़ी का हो सकता है और स्टील का हो सकता है। जो भी मेरे पास ईंट बनाने का मोल्ड होगा वो या तो लकड़ी का हो सकता है या तो स्टील का हो सकता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, मोल्डिंग हो जाएगा। मोल्डिंग के बाद हम किसकी बात करेंगे, ड्राई, सुखाने की बात करेंगे। जो भी मेरे पास ईंट मोल्डिंग यानी कि सांचे से निकल रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, कम से कम 3 से 4 सप्ताह तक किसी छायादार स्थान पर उसको सुखाते हैं। छायादार स्थान पे इसलिए सुखाते हैं ताकि ईंट में क्रैकिंग ना आए, ठीक है, और श्रिंकेज की जो प्रॉपर्टी जो वो कम से कम हो, इसलिए उसको छायादार स्थान पे 3 से 4 सप्ताह तक सुखाते हैं। और ज़मीन पे 3 से 4 सप्ताह सुखाने के बाद जब उसको ढेर लगा करके, यानी कि जब उसका ढेर लगा करके हम क्या करते हैं, उसकी बोलते हैं ना गांव में चट्टा लगाना, ईंट को ढेर लगा करके फिर से सुखाते हैं। तो ये भी सुखाने का जो प्रोसेस होता है वो कम से कम 5 से 6 दिन या 1 वीक आप लोग बोल सकते हैं, 1 सप्ताह तक उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं, जलाने के लिए हम ईंट को ले जाते हैं। जो मेरे पास बर्निंग यानी कि जलाने की जो प्रक्रिया होती है, जो जलाने का मेरे पास ईंट का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, ठीक है। ये आपकी जो बर्निंग होगी ये किसके लिए, ब्रिक के कंडीशन में। हमने पिछला वीडियो में सीमेंट के कंडीशन में आपको बर्निंग नहीं बताया था, सीमेंट की बर्निंग कितने टेम्परेचर पे होती है। तो वहाँ पे जो सीमेंट था, सीमेंट की जो बर्निंग होती है, सीमेंट की बर्निंग के कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो कितना आपका होता है, 1000 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोग याद रखिएगा, सीमेंट के कंडीशन में था, वहाँ पे हमने बताया नहीं था। लेकिन जब ईंट की बर्निंग करेंगे तो बर्निंग करने का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, अलग अलग भट्ठों में होता है। टेम्परेरी भट्ठा होता है, परमानेंट भट्ठा होता है, पजावा भट्ठा होता है। आप देखेंगे जो हम लोग के वहाँ जो भट्ठा यूज होता है वो हॉफमैन भट्ठा कहलाता है। बाकी इलाहाबादी भट्ठा भी होता है, बहुत सारे भट्टे होते हैं। तो हम आगे आपको इसके बारे में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये सब आपका क्या है, डिटेल है, क्लीनिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, वाटरिंग, नीडिंग, ये सब आपको हमने अभी डिस्कशन कर दिया इसके बारे में, ठीक है। तो किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या था, यहाँ पे मोल्डिंग, ये यहाँ पे भी हो गया था, और आपका मोल्डिंग हो गया था, ड्राइंग हो गया था, इसके बारे में भी हमने बता दिया था, बर्निंग भी आपको बता दिया था, यहाँ तक आपका हो गया था, ठीक है। ये आपका 2 बार रिपीट हो गया है तो इसको आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, बर्निंग। बर्निंग भी हमने आपको बता दिया, जो टेम्परेचर बर्निंग का होता है वो कितना आपका होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कहीं कहीं पे 1450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो बर्निंग का प्रोसेस होता है वो 2 तरह से होता है, एक तो आपका टेम्परेरी होता है, दूसरा आपका क्या होता है, परमानेंट होता है। टेम्परेरी में क्या होता है, टेम्परेरी में आपका पजावा या क्लैंप भट्ठा आ जाता है, और परमानेंट में आपका क्या आ जाता है, 3 तरह के भट्टे आते हैं। इंटरमिटेंट भट्ठा होता है, दूसरा आपका सेमी इंटरमिटेंट भट्ठा होता है, तीसरा आपका क्या होता है, कंटिन्यूस भट्ठा होता है। इसमें जो हम लोग के वहाँ जो यूज होता है जो भट्ठा, वो कौन सा भट्ठा होता है, सेमी इंटरमिटेंट भट्ठा होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पजावा भट्ठा कौन सा भट्ठा होता है। जो पजावा भट्ठा होता है ये कैसे यूज होता है, इसमें घास फूस या कोयले या लकड़ी को जला करके हम क्या करते हैं, ईंट को पकाते हैं, ठीक है। ये जो ईंट होता है, इससे जो ईंट प्राप्त होता है वो हमारे पास जो ईंट होगा वो अच्छे क्वालिटी की ईंट नहीं होती है, ठीक है। उसका यूज बहुत कम किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी भट्टे से निकलता है। और टेम्परेरी जो भट्टा होता है इसमें से जो ईंट प्राप्त होता है वो 25,000 से 30,000 ईंट हमको प्राप्त होता है। कितने दिनों में, 2 से 3 महीने में 25 से 30,000 ईंट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में आता है परमानेंट भट्ठा। परमानेंट भट्टे में क्या होते हैं, 3 तरह के भट्टे होते हैं। एक हमारा क्या होता है, इंटरमिटेंट, सेमी इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस। इंटरमिटेंट भट्ठा जो होता है ये निम्न श्रेणी का भट्ठा होता है, ठीक है। इसमें जो पकी हुई ईंटें होती हैं वो रुक रुक करके मिलती हैं, और इसमें जो आपके पास बर्निंग जो मटेरियल होता है, जलाने का जो साधन होता है वो ज़्यादा खपत होता है।
और उतना अच्छा इसको नहीं माना जाता है। इसके अंतर्गत जो आपके पास भट्टे आते हैं वो कौन से भट्टा आता है आपका, इलाहाबादी भट्टा आता है इंटरमिटेंट किल्न भट्टे के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका जो आता है सेमी इंटरमिटेंट किल्न। ये जो सेमी इंटरमिटेंट किल्न होता है इसका यूज हम लोग के वहाँ जो भट्टा है वही भट्टा होता है, जो कि उसका नाम है भट्टे का, वो कौन सा होता है, बुल की खाई का भट्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पकी हुई ईंटें हमेशा निकलती रहती हैं। हम लोग का वहाँ जो भट्टा होता है देखिएगा जनरली हमेशा वहाँ पे पकी हुई ईंटें निकलती रहती हैं। केवल बंद कब होता है भट्टा, बरसात के मौसम में जब पानी की संभावना होती है तो उसी समय भट्टा बंद होता है, वरना हमेशा यहाँ पे भट्टा चलता रहता है। ठीक है, तो यही भट्टा क्या होता है हम लोग के वहाँ यूज होता है, सेमी इंटरमिटेंट। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कंटिन्यू किल्न भट्टे। कंटिन्यू भट्टे में क्या हो जाएगा, इसमें जो भी आपके पास ईंट होंगे वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, यानी कि 12 महीने आपको हमेशा ईंट आपका क्या होगा प्राप्त होता रहेगा। इसमें 25,000 ईंटें क्या होती हैं एक दिन में आपको मिलती हैं। 25,000 ईंटें क्या होगा पर डे प्राप्त होता है। 95% तक ईंटें अच्छी होती हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा भट्टा होगा कंटिन्यू में, हॉफमैन भट्टा। जो हम लोग के वहाँ जो भट्टा यूज होता है वो कौन सा भट्टा होता है, वो आपका होता है बुल की खाई, बुल ट्रेंच किल्न, बुल की खाई भट्टा होता है। और जो कंटिन्यूअस भट्टा होता है वो कौन सा होता है, हॉफमैन भट्टा होता है, जो कि कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक की जो क्लासिफिकेशन होगी वो कौन कौन सी होगी। 3 तरह के ब्रिक पाए जाते हैं। मेन आपका ये 1 नंबर में आता है IS 1077 1986 के अनुसार। जो आपके पास ब्रिक होती है, ये ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन है वो होता तो 4 प्रकार का है, लेकिन जनरली हम लोग 3 प्रकार का मानते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, चौथा कौन सा ब्रिक होता है, बंट, झामा ब्रिक या ओवर बंट, यानी कि जो ईंट बहुत जली हुई होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ओवर बंट ब्रिक बोलते हैं, यानी कि बहुत जला हुआ, जिसको झामा ईंट बोलते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या क्वालिटी होती है, इसमें जो सतह होता है वो एकदम अच्छे होते हैं, सरफेस कोने जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कितना होता है, 20% होता है। हार्डनेस जो होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। इसमें जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए, इंजीनियरिंग के उद्देश्य से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्फुलन की संभावना क्या होती है, कम होती है, मतलब उत्फुलन मुक्त होता है। एफ्लोरेसेंस किसके कारण आता है, एल्कलीज के कारण। यानी कि क्ले में, मिट्टी में अगर एल्कलीज की मात्रा ज़्यादा होगी तो वाइट धब्बे, सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। इसका आपका टेस्टिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। सेकंड क्लास का ब्रिक क्या होता है, सेकंड क्लास ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, थोड़े से शेप और साइज में हल्के से, बहुत हल्के से डिफरेंट होते हैं। इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके पास कितना होता है, 24% वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन 20% होता है। और जो थर्ड क्लास ब्रिक है, जो थर्ड क्लास आपके पास ब्रिक है, थर्ड क्लास ब्रिक में क्या क्वालिटी होती है, जो थर्ड क्लास ब्रिक होता है आपका वो एकदम बेकार होता है, उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, थर्ड क्लास ब्रिक का यूज अगर चाहें तो हम लोग फाउंडेशन जो होता है ना, फाउंडेशन के नीचे सोलिंग वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी अच्छी नहीं होती। थर्ड क्लास जो ब्रिक होता है उसमें क्या होता है, जो सरफेस होगा वो आपका रफ होगा, कलर जो होता है वो क्या होता है, पीला होता है। बाकी इन दोनों में जो कलर होता है जो हमको चाहिए वही कलर होगा, रेड चेरी कलर होगा इसमें। थर्ड क्लास वाले ब्रिक में क्या होगा, उत्फुलन, एफ्लोरेसेंस की मात्रा भी ज़्यादा होगी, हार्डनेस क्या होगा, कम होगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 24% होता है। जिस ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से कम होता है वो ब्रिक क्या होता है, अच्छा माना जाता है। जिसमें 24% होगा वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपका जो ब्रिक आता है वो झामा ईंट। झामा ईंट का मतलब जो ईंट ज़्यादा पक जाती है। जब ईंटें ज़्यादा पक जाती हैं तो ज़्यादा पकने के कारण क्या होता है, उसमें सामर्थ्य, स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होगी, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी अवशोषण करने की जो क्षमता होगी वो भी आपकी क्या होगी, कम होगी। साथ ही साथ जो आपका झामा ईंट होता है, झामा ईंट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, फाउंडेशन के नीचे जो सोलिंग होती है
या रोड के नीचे जो सोलिंग होती है वहाँ पे कर सकते हैं, या दूसरा आप कहाँ पे कर सकते हैं, फर्श बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उस ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपका बेस क्या होता है, मजबूत होता है। वो आपका कौन सा ईंट कहलाता है, झामा ईंट कहलाता है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, काला या नीला होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी टेस्टिंग है, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, स्ट्रेचर है, हेडर है और कुछ टेस्टिंग है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।